नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और ये राष्ट्रीय उद्यान बड़ा चर्चा में है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ से आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये जो नेशनल पार्क है ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में होने के पीछे आखिर कारण क्या है। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, जिसे हम CEC कहते हैं, उसी ने सिफारिश की कि बेंगलुरु स्थित जो बन्नेरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील जो क्षेत्र होता है जिसे हम ESZ बोलते हैं, तो ESZ को 2016 में अधिसूचित मूल विस्तार में पुनः फिर से बहाल कर दिया जाए। और ये जो मुद्दा है ये इसलिए उठा है कि तेजी से जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो शहरीकरण बड़ा ही तेजी से बढ़ रहा है, उसी कारण से इस तरह की परिस्थिति आई है जिसकी डिमांड हुई है। इसके अलावा जो रियल एस्टेट है उसका बढ़ता हुआ जो दबाव है, वन्य जीवों से जुड़ी हुई जो संरक्षण से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो बात है वो की गई है। इसके अलावा अगर हम कारणों की बात करें कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है, तो कई सारे कारण हैं। पहला कि जो यहाँ पर ESZ है इसके बारे में भी हम देखेंगे। जो ESZ है इसके घटाने से शहरीकरण, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ा है। हाथी जो मानव संघर्ष है, यानी वन्य जीव जो मानव संघर्ष है वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है। वन्य जीव जो गलियारा है, जो वाइल्ड लाइफ जो कॉरिडोर है, उसका कहीं ना कहीं विघटन होते हुए देखा गया और इस कारण से इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिली है। और ये बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बेसिक जो जानकारी है उस पर हम बात करेंगे। पहली बात कि ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कर्नाटक राज्य में ये जो उद्यान है ये आपको देखने को मिलेगा। बेंगलुरु के दक्षिण में ये अवस्थित आपको महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अनेकल जो पर्वतीय श्रृंखला है उसी के क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और पश्चिमी घाट आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। और इस क्षेत्र की जो स्थापना हुई थी, यानी कि 1974 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। भारत का पहला तितली उद्यान भी ये माना जाता है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। शहरी क्षेत्र के अत्यंत निकट होने के कारण ये बड़ा ही चर्चा में रहता है। कुछ और बातें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं इस नेशनल पार्क से जुड़ी हुई। तो देखिए, पहले हमने बताया कि ये बेंगलुरु महानगर के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा और पश्चिमी घाट और पूर्वी पठार का जो मिला जुला क्षेत्र है वहाँ पर इसकी मौजूदगी आपको देखने को मिलती है। दक्षिण भारत के प्रमुख जो हाथी गलियारे हैं उन हाथी गलियारों में ये शामिल है। और ये जो स्थिति है इसे भारत के सबसे अधिक शहरी दबाव वाले जो भी राष्ट्रीय उद्यान है वो बनाता है। इसके अलावा देखेंगे जो भी इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, इसका अपना जैविक महत्व क्या है, और ESZ जो अधिसूचना है इसे 2016 के तहत इसे लागू किया गया। अभी जो खतरा हो रहा है वो अर्बनाइजेशन से हो रहा है। शहर का जो तेजी से एक तरह से विकास हो रहा है, उस विकास से इस राष्ट्रीय उद्यान को बड़े स्तर का जो नुकसान है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के जो भी जल संसाधन है, यहाँ की जो इकोलॉजी है, उस पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे जो महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र है उसमें जो सुवर्णमुखी धारा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेशनल पार्क में रहने वाले जो भी जानवर हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जल का स्रोत है वो यही जलधारा है। और वर्षा आधारित ये मौसमी नदी है, उद्यान के बीचों बीच से होकर ये बहती है और इस पूरे क्षेत्र के लिए ये लाइफ लाइन है। लेकिन जलवायु परिवर्तन होने से इसका जो जलीय प्रवाह है वो प्रभावित हुआ है और इस कारण से इस क्षेत्र के जो भी वनस्पति हैं, जो वन्य जीव हैं, उनके लिए जो जल स्रोत का ये मुख्य आधार है ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। इसके अलावा देखेंगे इस पूरे क्षेत्र में तो बहुत सारे वनस्पति आपको देखने को मिलेंगे। मूल रूप से शुष्क पर्णपाती जो झाड़ीदार वन है, या दक्षिणी जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, या दक्षिणी जो उष्णकटिबंधीय नम मिश्रित वन है, वो इस पूरे क्षेत्र में आपको मुख्य रूप से देखने को मिल जाते हैं। प्रमुख जो वृक्ष प्रजातियां उसमें चंदन, नीम, इमली, बांस, इसके अलावा देखेंगे तो बहुत सारे जो इकोलिप्टस या इस तरह के जो भी वृक्ष प्रजातियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो वन्य जीव हैं वो भी इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे
जो भी एशियाई हाथी है, भारतीय गौर है, बाघ है, तेंदुआ है, सांबर हिरण है, चित्तीदार हिरण है, जंगली कुत्ता है, सुस्त भालू है, जंगली सुअर है, पेंगोलियन है, काले गर्दन वाले जो खरगोश है, ये मूल रूप से इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो आपने स्टैटिक सेक्शन में पढ़ा भी होगा, कि जो ESZ है यानी पारिस्थितिकी रूप से जो संवेदनशील जो क्षेत्र होता है, ये आखिर क्या होता है? तो देखिए, संरक्षित जो भी क्षेत्र है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव जो अभयारण्य है, उसके चारों ओर घोषित जो बफर क्षेत्र है, वो जो बफर क्षेत्र होता है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। उसे इसी कारण से देखेंगे तो शॉक एब्जॉर्बर कहा भी जाता है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य होता है ये मानवीय जो गतिविधियां हैं उसके दुष्प्रभाव को कम करना। जैसे मान लिया कि कोई इस तरह का नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभयारण्य है, तो वहाँ के आसपास जो भी मानवीय गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का जो प्रभाव है उससे क्या किया जाए, इस मूल क्षेत्र को बचाया जाए और यहाँ पर जो भी वन्य जीव हैं उनके जो भी प्राकृतिक आवास है उनको सुरक्षित रखा जाए। तो पर्यावरणीय जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, इनको संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में बनाया जाता है, ताकि नाजुक परिस्थिति की जो भी तंत्र है उन पर नकारात्मक जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। और इन क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम 1986 है, 1986 है, उसके तहत पर्यावरण जो वन और जो भी जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा अधिसूचित भी किया गया। और इसका पूरा जो कानूनी आधार है, जैसा कि हमने बताया, 1986 है, उसी के द्वारा ये अधिसूचित किया गया है। और यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ बड़ी ही नियंत्रित होती हैं और कुछ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा बैनरघट्टा जो ESZ है उससे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, कि बेंगलुरु में क्या हो रहा है कि तेजी से जो शहरीकरण हो रहा है, रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव हो रहा है, वन जीव जो हैं और मानव के बीच में जो संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है, जो भी यहाँ पर वन्य जीव गलियारे हैं उनका संकुचन हो रहा है। और इसी कारण से देखें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि फिर से पहली वाली 2016 वाली जो स्थिति है उसको बहाल किया जाए। और इस तरह के जो भी क्षेत्र होते हैं ESZ वाले, इसमें कुछ खास गतिविधियां अलाउड होती हैं, कुछ रेगुलेटेड होती हैं और कुछ पूरी तरह से बैन होती हैं, यानी प्रोहिबिटेड होती हैं। अगर अलाउड गतिविधियों की बात करेंगे तो आप जैविक कृषि कर सकते हैं इन क्षेत्रों में, वनीकरण कर सकते हैं और अनुसंधान तक सीमित है। यानी कि ESZ जो क्षेत्र हैं, जो भी पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर जैविक कृषि की जा सकती है, वनीकरण किया जा सकता है, अनुसंधान किया जा सकता है और रेगुलेटेड नियंत्रित स्तर पे जो पर्यटन है, जैसे इको टूरिज्म है, सीमित स्तर पे निर्माण किया जा सकता है। सीमित स्तर पे जो बहुत जरूरी है वो नियम कानून के प्रावधान के नियंत्रण में उसे संचालित किया जा सकता है। और कुछ जो एक्टिविटी है वो पूरी तरह से बैन है, जैसे माइनिंग कह सकते हैं, खनन जो है ये पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। भारी जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। जो भी प्रदूषणकारी जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से क्या की गई हैं, वो बैन की गई हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा देखेंगे जो भी आसपास के जो ESZ है उसके घटाने के जो प्रभाव देखने को मिले हैं बनेरघट्टा नेशनल पार्क के आसपास, तो वहाँ पर वन क्षेत्र का जो फ्रेगमेंटेशन है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो तेजी से घटने लगा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जल स्रोत सूखने लगे हैं, जो भी मानव हाथी संघर्ष है वो देखने को मिले हैं। और अगर यहाँ पर फिर से जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है उसको अगर बहाल किया जा रहा है तो क्या हो सकता है कि जो भी वन्य जीव गलियारे हैं उनकी सुरक्षा की जा सकती है। सस्टेनेबल जो अर्बन प्लानिंग है वो किया जा सकता है। क्लाइमेट जो रेजिलेंस है वो भी यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरह के जो लाभ हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और जो भी शासन और संस्थागत जो पहलू है, जिसमें सेंट्रल एम्पावर्ड जो कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई समिति है और वन और पर्यावरण जो भी मामले हैं उसमें क्या करती है, ये महत्वपूर्ण सलाह देती है। राज्य बनाम जो केंद्र का मामला है ये तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास जो आवश्यकताएं हैं और जो भी संवैधानिक संरक्षण है इनके बीच में हमेशा जो बहस है वो होती है। तो ये हमने देख लिया कि बैनरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये क्यों चर्चा में है, इसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस राष्ट्रीय पार्क की जो स्थिति है उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने बात की। और पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र होता क्या है उस पर भी हमने बात किया। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी पर्वत,
अनेकल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत या फिर अरावली पर्वत? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।